Yeah, it's started. Okay, so first of all, I welcome you, Aarti Chauhan, who is the assistant professor Thank in you, sir. Ranikhet, GPGC College, Ranikhet. And for the formal welcome, I invite my BSc second year student, Aditi Singh. Aditi, please welcome Aarti Chauhan. Yes. Good morning, everyone. Myself Aditi from BSc second year, and I would like to welcome you all in this special lecture series. And it's a great honor to introduce our today's guest, Aarti Chauhan Ma'am, Assistant Professor at Botany Department in GPGC Ranikhet, Uttarakhand, India. Ma'am has completed her MSc in 2009, ARS NET in 2015, USET in 2015, CSIR NET in 2018, Assistant Professor 2019 in GPGC Ranikhet. She is having the 2 years of she has presented two national and one international paper, 10 years of teaching experience. A very warm welcome, ma'am. And now it's over to you. Thank you, Aditi. Thank you very much. First of all, I would like to thank Dr. Adarsh Pandey who gave me an opportunity to deliver a lecture on biotic interaction in a special botany lecture series, which is being organized by the Department of Botany, SS College, Shahjahanpur. And I pray to a huge success of the series. And I am Dr. Aarti Chauhan from Government PG College, Ranikhet. Today, I give you some information on biotic interaction. बायोटिक इंटरेक्शन एक टॉपिक है इकोलॉजी का. इकोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं इकोसिस्टम के अंदर. इस सीरीज को, इस लेक्चर को देखने के बाद आप समझेंगे कि बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, कितने टाइप का बायोटिक इंटरेक्शन नेचर में है और कितने टाइप का बायोटिक इंटरेक्शन नेचर में है और कि इसकी इंपॉर्टेंस नेचर में क्या है, मीन्स ये इंटरेक्शन होता क्यों. तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आरती तुम म्यूट हो गई हो, पहले अनम्यूट कर लो अपने आप को. आरती अनम्यूट करो अपने आप को पहले. आरती One second. Now I'm audible, sir? Yeah, you are audible. Okay, sir. My PPT is presenting? No, it's not seen. It's not on the slide, not on the, so you have to present it again. Okay, sir. एक second. Sir, it is seen now? हाँ, अब दिख रहा है. Okay. Okay. This is my lecture is on biotic interaction. There is some mistake in the typing. To understand, this is biotic interaction. बायोटिक इंटरेक्शन को अगर हम देखें तो एक जनरल टर्म में हम समझेंगे कि बायोटिक इंटरेक्शन को जनरली हम कहेंगे रिलेशनशिप अमंग लिविंग बीइंग. बायोटिक इंटरेक्शन समझने से पहले हम कुछ एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एक सिंपल थॉट में कहें, जो भी किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी है
जो कि उस ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो सब एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। एक एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए हम उसको 4 सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। जिसमें जो हम बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर में। बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। बायोटिक फैक्टर में जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं पूरे इकोसिस्टम में, पूरे अर्थ को हम एक लार्ज इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं, और पूरे इकोसिस्टम में जितना भी लिविंग कंपोनेंट है वो सब एक बायोटिक फैक्टर्स के में आता है। हमेशा कभी भी, चाहे वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या एक मल्टीसेलुलर हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म हो, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, नेचर के अकॉर्डिंग उसमें केवल 2 ही काम वो किसी इकोसिस्टम में परफॉर्म करता है। यानी कि आप ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से बैठाएं कि हम कितने भी एडवांस किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, चाहे वो मेंटली फिजिकली कितना भी एडवांस हो, या हम एक किसी छोटे से बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, नेचर में वो 2 ही काम करता है। एक होता है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स और दूसरा होता है एनर्जी ट्रांसफर। केवल यही 2 जो फंक्शन है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो ऑर्गेनिज्म कितना छोटा है या कितना बड़ा है, किस किस मोड पर वो ऑर्गेनिज्म इन 2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इस बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है, जो बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको हम 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो है जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे अपनी जो लाइफ के डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। कंज्यूमर वो है जो कि इन प्रोड्यूसर्स ने जो केमिकल एनर्जी बनाई है उससे जो है अपने लाइफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए एनर्जी को लेते हैं। जबकि डिकम्पोजर वो है जो कि जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर या डिकम्पोजर की जो लाइफ स्पैन है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद उनके ऑर्गेनिक फूड से अपना ऑर्गेनिक फूड और एनर्जी लेते हैं और बाकी वापस सबको इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफर करते हुए अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट कराते हैं। डिकम्पोजर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन करते हुए एनर्जी लेते हैं और उससे अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट कराते हैं, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी लास्टली वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि बायोटिक फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो, उसका फंक्शन क्या है, रिसाइकलिंग करना मिनरल्स की और एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर करना। और इसी प्रोसेस में हर बायोटिक एंटाइटी दूसरी बायोटिक एंटाइटी से लिंक्ड हो जाती है, और इस लिंकिंग को हम क्या कहते हैं, इस लिंकिंग को हम कहते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। अगर किसी पूरे यूनिवर्स में कोई एक 100% पृथ्वी में कोई चीज आती है तो उसमें से एक चीज ये भी है कि इस नेचर में फूड चेन पाई जाती है। फूड चेन का पाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है और उसको जुटलाया नहीं जा सकता, और इससे पता चलता है कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरह से फूड के लिए या एनर्जी के लिए इंटरडिपेंडेंट है, और ये फूड चेन आपस में इंटरलिंक होकर फूड वेब बनाती हैं, जैसे हम जनरल उसमें पढ़ते हैं। और इनका चाहे ये फूड चेन है या फूड वेब है, इनका फंक्शन 2 ही है, याद रखेंगे हमेशा, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन 2 टाइप का होता है किसी भी पॉपुलेशन में। एक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन जब एक ही स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जबकि
जो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन हमेशा ज्यादा सीवियर होता है एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। उसके पीछे रीजन ये है कि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन स्पेस, फूड और मेटिंग पार्टनर के लिए होता है, जबकि जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो स्पेस और फूड के लिए ही होता है, मेटिंग पार्टनर के लिए जनरली नहीं होता है। तो इसी कारण से, क्योंकि 3 पॉइंट पर इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब हम देखते हैं बायोटिक इंटरेक्शन के टाइप। अभी हमने समझा कि बायोटिक इंटरेक्शन क्या है, कैसे बना। अब कितने टाइप का बायोटिक इंटरेक्शन नेचर में एग्जिस्ट करता है। अगर हम, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है, 2 स्पीसीज मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है हम जनरल टर्म में देखें तो फायदे नुकसान के टर्म में हम देखते हैं कि अगर इससे मिलना हमारे लिए फायदेमंद है या इससे मिलना हमारे लिए नुकसानदेह, ये चीजें हम कंसीडर करते हैं। तो नेचर भी यही सब चीजें फॉलो करती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर नेचर से ही है। और बेसिकली इकोलॉजी हमारी लाइफ से रिलेटेड ही साइंस है। अगर आप इकोलॉजी को बहुत डीपली और बाय हार्ट पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो प्रिंसिपल आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं वो कहीं ना कहीं हम नेचर से ही सीखते हैं। तो बायोटिक इंटरेक्शन को इसी प्रोस्पेक्टिव में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटरेक्शन और निगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में एक बात मेंशन है कि जो भी ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करेंगे उनमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं होगा। भले ही फायदा ना हो लेकिन इंटरेक्शन में नुकसान नहीं होगा। तो इस टाइप के जितने भी इंटरेक्शन होते हैं वो पॉजिटिव इंटरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो निगेटिव इंटरेक्शन है उसमें जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एटलीस्ट, जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट 1 ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिससे नुकसान होगा ही होगा। चाहे दूसरे को फायदा हो रहा हो या ना हो रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक का नुकसान होना तय है। तो ऐसे जो जितने भी इंटरेक्शन है वो निगेटिव इंटरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में हमने यहाँ पर 3 इंटरेक्शन है, प्रोटो कॉर्पोरेशन, सिम्बायोसिस जिसे म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, कॉमनसेलिज्म। प्लस का साइन हमें यहाँ ये दिखा रहा है कि जो इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल है उन्हें फायदा हो रहा है, जबकि माइनस का साइन दिखा रहा है कि जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक नुकसान हो रहा है। तो प्रोटो कॉर्पोरेशन में जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है उन दोनों को ही फायदा होता है। सिम्बायोसिस में भी दोनों ही इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स को फायदा होता है, जबकि कॉमनसेलिज्म में एक इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है, उसका दूसरे इंडिविजुअल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि निगेटिव इंटरेक्शन यहाँ देखते हैं तो इसमें पहला है प्रेडेशन। प्रेडेशन में एक को बेनिफिट हो रहा है प्लस साइन और एक को जो हो रहा है हार्म हो रहा है। दूसरा है पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। थर्ड है एमेंसेलिज्म जिसमें एक को नुकसान होता है लेकिन दूसरा इंटरेक्टिंग पार्टनर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल होता है। लास्ट है नॉट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन इज कंपटीशन, जिसमें कि जो इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल हैं उन दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। और कंपटीशन, आप ये बात समझ में रखिए कि कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, सभी इंटरेक्शन पर डोमिनेट करता है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी बायोटिक कम्युनिटी की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। अब हम इनके बारे में कुछ डिटेल में कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में प्रोटो कॉर्पोरेशन, जिसमें कि हमने ये देख लिया था कि जो इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल हैं उन दोनों को ही फायदा हो रहा है।
इसकी जो खासियत है कि ये जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन ऑब्लिगेटरी होता है। नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब जो इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए मैंडेशन नहीं है कि वो साथ साथ रहें, वो अलग अलग रहकर भी अपनी लाइफ को लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो साथ आते हैं कभी किसी कंडीशन में तो वो उनकी जो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी है, लाइफ एग्जीक्यूटिंग का जो एरिया है वो इम्प्रूव हो जाता है। मीन्स अगर वो अलग अलग रहते हैं तब भी उनकी लाइफ साइकिल पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों अलग अलग एंटायरली अपने आप को सरवाइव करने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर वो साथ साथ आते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी लाइफ की, लाइफ साइकिल एग्जीक्यूशन की, सर्वाइविंग की बढ़ जाती है। तो ऐसे इंटरेक्शन को हम कहते हैं प्रोटो कॉर्पोरेशन। जनरली हम बुक में पढ़ते हैं हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन का एग्जाम्पल पहले मैं आपको इसी से समझाना चाहूंगी। हर्मिट क्रैब एक क्रस्टेशियन है, एनिमल है, मूवेबल है। सी एनीमोन भी एक एनिमल किंगडम का पार्ट है। ये एक सिलेंट्रेट है लेकिन नॉन मूवेबल है, स्टेगनेंट है। तो इन जब दोनों की लाइफ साइकिल अलग अलग चलती है, लेकिन जब भी ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो इनसे इन दोनों की लाइफ साइकिल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, उनके सर्वाइविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सी एनीमोन क्योंकि स्टेगनेंट है, ये हर्मिट क्रैब के ऊपर जब अटैच होता है तो इसको मूवेबिलिटी मिलती है। मूवेबिलिटी मिलने से ये होता है कि जिस जगह पर ये अभी था वहां पर लंबे टाइम तक अगर वो रहता है तो वहां पर फूड सोर्स कम हो जाते हैं, जिससे उसके अब हर्मिट क्रैब के ऊपर अटैच हो जाने से उसको प्लेस में वेरिएशन मिलेगा, वो नई जगह जा सकता है जहां उसे नए फूड सोर्स मिलेंगे और उसके सर्वाइविंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा हर्मिट क्रैब है, अपने प्रेडेटर को आसानी से पहचाना जाता है और प्रेडेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर सी एनीमोन अटैच हो जाता है तो इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, जिससे जो प्रीडेटर्स हैं इसको एज ए प्रे डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, जिससे इसे इसका जो होता है प्रेडेशन कम हो जाता है और इसको इसकी लाइफ प्रोटेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं कि जब तक दोनों अलग अलग थे तब भी वो उनकी लाइफ कंप्लीट हो रही थी, लेकिन पास में आने पर दोनों ने एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाया, जिससे उनकी दोनों की लाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। ये एग्जाम्पल हम जनरली अपने खेतों में, गांव में बहुत आराम से देखते हैं। आप देखते हैं कि जानवरों के ऊपर बर्ड्स कुछ खाते हुए नजर आते हैं कि वो क्या होते हैं, जो एनिमल्स हैं उनके एक्टोपैरासाइट होते हैं। उनके पास तो ऐसा कुछ कंगा वगैरह होता नहीं कि उसको लगा के उन एक्टोपैरासाइट को रिमूव करें। तो बर्ड्स क्या होते हैं, उनके ऊपर से वो एक्टोपैरासाइट एज ए फूड उनका सोर्स होता है, उसको वो ले लेते हैं, जिससे दोनों को फायदा होता है। एक तो जानवर को उस एक्टोपैरासाइट से छुटकारा मिल जाता है और बर्ड्स को भी फूड मिल जाता है। ऐसे अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोटो कॉर्पोरेशन को आपको नेचर में आसपास ही दिखाई देंगे। तो बेसिक क्या सीखा हम कि ये एक इस तरीके पॉजिटिव इंटरेक्शन है, नॉन ऑब्लिगेटरी है, और इसमें जब भी इंटरेक्शन होगा दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, जिससे कि लाइफ की जो चांसेस है वो अलग अलग हैबिटेट में जाकर इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन पॉजिटिव है वो है सिम्बायोसिस, जिसे हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। इसमें और प्रोटो कॉर्पोरेशन दोनों का ही सेम है कि दोनों इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल में बेनिफिट होता है, लेकिन इसका और प्रोटो कॉर्पोरेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो सिम्बायोसिस है, सिम्बायोसिस एक ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन है। ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन का मतलब ये होगा तभी लाइफ की सर्वाइविंग पॉसिबल होगी एट दैट। ये बात आप समझ के रखिए कि जिस समय एक म्यूचुअलिक स्ट्रक्चर किसी जगह पर सर्वाइव कर रहा है, उस समय अगर हम उसके दोनों कंपोनेंट को अलग कर वहां पर सर्वाइव कराएं तो वो अलग अलग कंपोनेंट वहां सर्वाइव नहीं। तो क्या बात है कि उस जगह पर सर्वाइव करने के लिए उनका साथ में होना जरूरी है। अगर साथ में नहीं होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते उस जगह पर, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं, कहीं कहीं और किसी एक और सुटेबल जगह पर वो
इंडिविजुअल सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पर जहाँ की एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन सरवाइव कर रहा है, वहां पर अगर आप उन सिम्बायोटिक एसोसिएशन के पार्टनर्स को अलग कर देते हैं तो वो अलग अलग सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कंडीशन दोनों के लिए एडवर्स हो जाती है। मीन्स उन एडवर्स कंडीशन में वो तभी सरवाइव कर सकते हैं जब वो दोनों साथ साथ आ जाए। इसीलिए इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटरी। तो बच्चे इससे समझ लेते हैं कि ऑब्लिगेटरी का मतलब कि साथ रहेंगे तभी जिंदा रहेंगे। ये सच है, लेकिन पार्शियल ट्रूथ है। पार्शियल ट्रूथ मतलब कि साथ रहेंगे तब उस एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहेंगे, क्योंकि अलग अलग वो शायद किसी जो उनकी परफेक्ट कंडीशन होती उसमें सरवाइव करते, आराम से सरवाइव करते, लेकिन उस एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए उनको साथ रहना जरूरी है। तो सिम्बायोसिस में क्या है, एक पर्टिकुलर एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए उन दोनों जो इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल है उनका ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन बहुत जरूरी, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैंने यहीं पर लिखा है लाइकेन। लाइकेन इसलिए क्योंकि हम बहुत इनिशियल स्टेज से लाइकेन को पढ़ते आते हैं, एल्गी एंड फंजाई। और ये हम जानते हैं कि फंजाई एक अलग ग्रुप है और एल्गी अलग ग्रुप है, और इंडिविजुअल भी ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन लाइकेन जहां एग्जिस्ट करता है वहां ना इंडिविजुअली एल्गी एग्जिस्ट कर सकता है और ना ही इंडिविजुअली फंजाई एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन को बनाकर लाइकेन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तब वो ऐसी कंडीशन में वहां सरवाइव कर सकता है। इन जो ये लाइकेन एसोसिएशन एल्गी और फंजाई से बनता है, इसमें एल्गी एक प्रोड्यूसर की भूमिका निभाता है और फूड फॉर्म करता है, जो कि जिसका कुछ पार्ट फंजाई लेता है, और इसके बदले में फंजाई उस एल्गी को हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देता है और मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड कराता है, जो कि उसकी लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए उस एडवर्स कंडीशन में जरूरी। इस तरीके से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। ये सब जानते हैं कि हायर प्लांट की रूट्स पर फंगल का एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है। ज्यादातर अगर आपको बहुत अच्छे माइकोराइजल एसोसिएशन देखने हैं तो आप हिल्स पर देखें, हिल्स का लगभग 99% जो रूट इकोसिस्टम है वो पूरा माइकोराइजल एसोसिएशन से लिंक्ड होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिल्स एरिया है वो स्लोपी एरिया होता है, वहां वाटर रुक नहीं पाता। अगर वहां पर रूट्स में फंजाई का एसोसिएशन नहीं होगा तो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी बरसेगा और वो नीचे जो है निकल जाएगा। जबकि माइकोराइजा फंजाई का जो नेट बना होता है रूट टू रूट, वो एक स्पंज की तरह काम करता है। वो जो पानी आ रहा है उसका मैक्सिमम कोशिश करता है कि उसको एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने के बाद वो धीरे धीरे प्लांट उस से पानी लेते रहते हैं और बदले में उसको रहने की जगह और फूड फंजाई को मिलता रहता है। इसी तरीके से जूफिली जूकोरी आप नेचर उसमें देखते हैं कि हम फ्रूट्स खाते हैं और फ्रूट्स के सीड इधर उधर फेंक देते हैं, या कुछ सीड्स खाते हैं, सीड्स के कुछ पार्ट्स इधर उधर गिरा देते हैं, ये सब कहलाता है जूकोरी और जूफिली। और ये फ्रूट्स का बनना भी अपने आप में इंटरेक्शन है, क्योंकि फ्रूट बनते ही इसीलिए हैं ताकि उनको खाया जाए। खाया क्यों जाए? खाया इसलिए जाए, जब आप कोई एनिमल खाएगा तो उसको किसी दूसरे प्लेस पर डालेगा और वहां पर उसकी नए प्लांट की ग्रोथ होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। और नेचर में हमेशा ये बात फॉलो होती है कि जिसका जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी उतनी ज्यादा एग्जिस्टेंस होती है। हम जानते हैं इस समय एंजियोस्पर्म डोमिनेंट फ्लोरा है, वो इसीलिए है क्योंकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो बाकी जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स बाकी सबसे ज्यादा है। वो बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाया जाता है, इसीलिए वो डोमिनेटिंग फॉर्म है। तो इसी को फॉलो करने के लिए ये इंटरेक्शन जूफिली जूकोरी जो है नेचर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंटरेक्शन है कॉमन सेल्स। कॉमन सेल्स में जो इंटरेक्टिंग पार्टनर है उसमें जो एक पार्टनर होता है उसको
तो फायदा होता है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसे इस रिलेशनशिप से ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, वो न्यूट्रल होता है। और ये इंटरेक्शन जो है फूड सप्लाई में और जो जिस ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है उसकी सर्वाइविंग के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हमने एग्जांपल मेंशन किए हैं, एपिफाइट, लाइनास, क्लाइंबर। एपिफाइट से शुरू करते हैं क्योंकि हम बहुत स्टार्टिंग से एपिफाइट्स को देखते हैं। एपिफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, लेकिन उनसे केवल जगह ही लेते हैं, ये उनसे ना फूड लेते हैं और ना ही वाटर लेते हैं। इससे होता क्या है, क्योंकि ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं, अगर ये अपनी हैबिट को एपिफिटिक मोड में कन्वर्ट नहीं करते, इस तरीके का इंटरेक्शन हायर प्लांट से या लार्ज प्लांट से शो नहीं करते। आरती तुम्हारी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही, तुम्हारी पॉजिटिव इंटरेक्शंस पे ही है स्लाइड अभी। सर पॉजिटिव इंटरेक्शन ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कॉमेंसलिज्म में। कमेंसलिज्म, ठीक। जी जी सर, जी सर। यहाँ तुम्हारे पास 5 मिनट और हैं, बस टाइम खत्म होने वाला है। ओके सर, हाँ सर ठीक है, मैं आगे करती हूँ। कॉमेंसलिज्म में एपिफाइट्स मैं बता रही थी, एपिफाइट्स में जो इनके सर्वाइविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नीचे रहेंगे तो इन्हें ना सनलाइट मिलेगी ना बाकी चीजें मिलेंगी, जिससे ये फूड नहीं बना सकते। इसलिए ये अपनी हैबिट को चेंज करते हैं और इंटरेक्शन शो करते हैं और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं ताकि इन्हें प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल हो। अब हम देखते हैं निगेटिव इंटरेक्शन। निगेटिव इंटरेक्शन में पहला है प्रीडेशन। प्रीडेशन जो है ये टेम्परेरी इंटरेक्शन है। टेम्परेरी मतलब जब बनेगा तब ये एक के लिए बेनिफिशियल होगा, और जिसके लिए बेनिफिशियल होगा उसे हम प्रीडेटर कहते हैं, और जिसके लिए हार्मफुल जो ये प्रीडेशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर में इसमें से प्रीडेटर को अगर हम गायब कर दें, क्योंकि ज्यादातर सोचते हैं ना कि शेर ने हिरन को खा लिया, वो ये कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन ये प्रीडेटर और प्रे का इंटरेक्शन इतना जरूरी है कि दोनों की ही लाइफ को इफेक्ट करता है। यानी कि प्रीडेटर एंड प्रे जो है आपस में इसमें इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्रीडेटर की सर्वाइविंग का भी चांस जहां इस प्रीडेशन में होता है, वहीं प्रे की भी सर्वाइविंग का चांस होता है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम किसी जो फूड चेन में से प्रीडेटर को हटा लें तो वहां पर क्या होगा, प्रे की क्वांटिटी बढ़ेगी। प्रे की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसमें इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन ज्यादा सीवियर होता है कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से, जिसकी वजह से उस स्पीसीज को क्या होना है, खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कभी कभी नेचर में कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी कंडीशन में स्पीसीज जो होती है प्रे की वो भी खत्म हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल है कार्निवोरी, हर्बीवोरी, क्रेजिंग। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म एक परमानेंट एसोसिएशन है। परमानेंट एसोसिएशन का मतलब है कि उसमें जो दो इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल हैं वो हमेशा ही साथ में होंगे, और ये बेनिफिशियल जिस ऑर्गेनिज्म के लिए होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं, और जिसके लिए हार्मफुल होता है उसको होस्ट कहते हैं। ये जो पैरासिटिज्म है वो एक तरीके से को एवोल्यूशन शो करता है। को एवोल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा एवोल्यूशन जिसमें अगर होस्ट अपने अंदर कोई चेंज करता है तो पैरासाइट भी उसी रेस्पेक्ट में अपने अंदर चेंज कर लेता है। इसलिए हमने कस्कुटा जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, सेंटेलम एल्बम जो कि पार्शियल रूट पैरासाइट होता है, राउंडवॉर्म एंड मैनी मोर पैरासाइट्स, वो होस्ट के लिए हार्मफुल होता है ये इंटरेक्शन, और पैरासाइट के लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में जो दो इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल है उसमें एक को नुकसान होता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान या फायदा नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस प्रोसेस में जो माइक्रोब्स होते हैं अपने अंदर से कुछ केमिकल्स निकालते हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं दूसरे जो है माइक्रोब की ग्रोथ के लिए। तो इससे एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की तो डेथ हो रही है लेकिन एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके का जो इंटरेक्शन है वो एमेंसेलिज्म है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल को जो है
नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन जो सबसे प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन नेचर में अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो है कंपटीशन। तो इसमें जो कंपटीशन होता है वो रिसोर्सेज के लिए, स्पेस के लिए, मीटिंग पार्टनर के लिए होता है और सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। एट द एंड हम देखते हैं कि इन इंटरेक्शन के आउटकम क्या होते हैं, मतलब इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला जो इंपॉर्टेंस पॉजिटिव इंटरेक्शन का है, ये जो है पॉजिटिव इंटरेक्शन की वजह से सर्वाइविंग के जो चांस है डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन में वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, प्रिडेशन जो है मेंटेन करता है कि स्ट्रक्चर का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी फूड चेन में से आप किसी प्रिडेटर को खत्म कर देंगे तो वो फूड चेन खत्म होने का खतरा रहता है बिकॉज ऑफ द इंटरप्शन बिटवीन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो नहीं होता है, बायोडाइवर्सिटी कॉन्स्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है कम्युनिटी का स्ट्रक्चर जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रिडेशन मेंटेन करता है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो कंपटीशन इवॉल्व डिफरेंट ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर बाय सेलेक्टिव फीडिंग मेथड। इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस बात को डार्विन ने भी देखा था। डार्विन ने डिफरेंट टाइप की गैलापागोस आइसलैंड में फिंचेस देखी थी जिनकी जो बीक थी वो डिफरेंट थी। तो ये क्यों हुआ? कंपटीशन में ज्यादातर हमने ये पढ़ा है एक्सक्लूसिव रूल की दो कॉम्पिटिटर जो कि सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनमें से एक नष्ट हो जाता है और दूसरा ही जो डोमिनेंट होता है वही सरवाइव करता है। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है हमेशा, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? तब ये होता है जब एक दो कॉम्पिटिटर हैं जो सेम रिसोर्स और सेम चीजों के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनमें एक स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। मीन्स मान लीजिए अगर एक पेड़ पर दो तीन डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हैं और उनका जो ईटिंग हैबिट है वो सेम है, सेम ही सोर्स है, तो चांसेस सिंपल हम ये समझते हैं कि चांस ये है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही सरवाइव करेगी, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर भी वेरिएशन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन रिलीज की स्ट्रेटेजी नेचर फॉलो करती है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें उनकी आपस में ऐसे समझ सकते हैं हम जनरल उसमें कि आपस में वो बात करती है कि भाई ये पेड़ है, इसमें हम तीनों ही रहते हैं और हम सब यही खाना खाना है, तो ऐसा करते हैं कि हम पेड़ को ही बांट लेते हैं कि भाई मैं यहाँ का, मैं इधर खाऊंगी, तने में खाऊंगी, आप लीफ पे खा लेना, आप टॉप पे खा लेना। तो इस तरीके से क्या है वो अपने आप को जो फीडिंग मोड है उनको रिसोर्सेज के लिए बांट लेते हैं, जिससे उनका जो है कंपटीशन मिनिमम हो जाता है और उनके सर्वाइविंग के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंपटीशन इवॉल्व डाइवर्सिटी बाय रिसोर्स पार्टीशन। और यही रिसोर्स पार्टीशन क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बांट लिया और रिसोर्सेज के बांटने से उनकी फीडिंग मोड में चेंज आया और डिफरेंट चीजों में चेंज आया, जिससे क्या हुआ? डाइवर्सिटी इवॉल्व हुई। नेक्स्ट है कंपटीशन इंक्रीज फिटनेस इन ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में जो फिटनेस है वो कंपटीशन की वजह से आती है। जिस पॉपुलेशन में जितना ज्यादा फिटनेस होगा वो उतने ही सीवियर कंपटीशन को फेस कर सकती है। और अगर किसी सीवियर कंपटीशन को फेस कर कोई पॉपुलेशन बाहर आई है तो जाहिर सी बात है उसका जो फिटनेस है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। तो हमेशा कंपटीशन फिटनेस को इम्प्रूव करता है। आजकल भी कंपटीशन बहुत सीवियर चल रहा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल जो बचेंगे इस कंपटीशन में, जाहिर सी बात है वो इस बात को शो करेंगे कि फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। तो फिटनेस उनका बहुत ज्यादा होगा और सब इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंस है वो है कंपटीशन may eliminate a less efficient population mainly due to the artificial introduction। कंपटीशन में जो होता है कि जो लेस एफिशिएंट इंडिविजुअल हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये ज्यादातर हमने देखा है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन के टर्म में। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन के टर्म्स में आप जो आपने बहुत बेसिक से 12th से एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, डोडो। डोडो जो है मॉरिशस का फ्लाइटलेस बर्ड थी जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गई।
उसमें उसके पीछे रीजन क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन दिस लैंड। जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वहां उसका इंट्रोडक्शन हुआ और दोनों में कंपटीशन हुआ, डोडो में भी और ह्यूमन पॉपुलेशन। और यही सी बात है, हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इस कंपैरिजन में डोडो उसको कम्पीट नहीं कर पाई और आज वो एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि जो ह्यूमंस ने उसको एज ए फूड यूज करना शुरू किया। अगर वो डोडो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाती अपने आप को सेव करने के लिए तो शायद वो बची रहती, लेकिन कंपटीशन था, क्योंकि कंपटीशन हमेशा रहता है, था, है और रहेगा। और वही कंपटीशन में वही सरवाइव करेगा जो या तो अपने आप को कंपटीशन में को रिड्यूस करने के स्ट्रेटेजी अपनाएगा, या कंपटीशन को अवॉइड करेगा, या कंपटीशन को टैकल करेगा। तो ये तीनों स्ट्रेटेजी जब कंपटीशन में अपनाई जाएंगी तब वही ऑर्गेनिज्म आगे सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म प्ले अ रोल इन कोएवोल्यूशन, जो कि हमने देखा कोएवोल्यूशन में पैरासिटिज्म जो है कोएवोल्यूशन में रोल प्ले करती है। अक्सर हमारे दिमाग में आता है, हम पढ़ते हैं कि एस्केलमेंट्स पहले आए, जबकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत बाद में आई, फिर भी एस्केलमेंट्स पैरासाइट्स हैं ह्यूमंस के। तो ये बड़ा जनरल क्वेश्चन होता है, तो कि पहले कैसे रहते होंगे जब ह्यूमंस नहीं? तो सिंपल सा है कि ये नहीं है कि कॉर्डेट में ही एवोल्यूशन हो रहा था, नेचर में जो बन गया वो बन गया, ऐसा कभी नहीं रहता है। नेचर हमेशा डायनामिक है और हमेशा हर स्पीसीज जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं इवोल्यूशन कम या ज्यादा स्तर पर होता रहता है। और अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट हर स्पीसीज अपने आप को चेंज करती है। इसीलिए जो जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा था तो वहीं पर एस्केलमेंट्स का भी एवोल्यूशन हो रहा था, और वही होस्ट के जो वहीं से पैरासिटिज्म होस्ट के लिए जो है एलिमेंट्स की डेवलप हुई। पैरासिटिज्म जो है कोएवोल्यूशन में रोल प्ले करता है। अब अगर कोई और चेंज अगर होस्ट में होता है तो पैरासाइट ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि एक टाइम था कि डीडीटी की वजह से कितने सारी बीमारियों का बचाव हो जाता था, लेकिन आजकल डीडीटी इनइफेक्टिव हो गया है और एक पॉलिटेंट की कैटेगरी में आ गया है। वो उसका रीजन यही है कि जो पैरासाइट्स थे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल लिया है, क्यों? वो इवॉल्व हो गए हैं। किसकी सहायता से इवॉल्व हुए? होस्ट की स्ट्रेटेजी से इवॉल्व होते, इसी को हम कहते हैं कोएवोल्यूशन। तो हमने ये देखा। टाइम इज ओवर। हाँ सर, लेक्चर ओके सर, कंप्लीट, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा जो प्रेजेंटेशन था बायोटिक डायरेक्शन पर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है आरती, इट इज फ्रॉम संदीप प्रमाणिक, वेस्ट बंगाल। हाँ संदीप, यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yes, you are. Am I audible, sir? Sir, myself, Sandeep Pramanik from